सीए इंटर जून 24 का रिविजनरी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम ध्यान से, जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रिविजनरी, इसका मतलब ये नहीं कि आप खाली रिवीजन पे टाइम पास है, ऊपर ऊपर है, कुछ नहीं, पूरा डेप्थ में पूरा सब कुछ है। अच्छा से इसको समझते हुए आपको पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपका कोई भी तरह का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब ना हो इसमें, ठीक है। अब चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलिए। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जून 2024 का, जून मतलब मई 24, ठीक है, का सिलेबस आपका क्या रहेगा, ठीक है। आपका जो मई 24 का सिलेबस रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, एक बार ध्यान से समझिए। आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको इसके अंदर ध्यान से पढ़ना है कंपनीज एक्ट। क्या पढ़ना है बताइए? कंपनीज एक्ट। अब जो कंपनीज एक्ट आप पढ़ेंगे उसमें ना चैप्टर्स है, उसमें क्या अलग अलग करके चैप्टर्स है। तो हम क्या करते हैं ना, चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, चैप्टर वाइज अपने चलेंगे। सबसे पहला अपना आएगा चैप्टर 1। सबसे पहले अपना क्या आएगा बोलिए? चैप्टर 1, जिसको हम लोग देंगे प्रिलिमिनरी नाम से, ठीक है। आर वी थ्रू विद दिस? अब इससे इसका क्या सेक्शन रहेगा भैया? इसका सेक्शन रहेगा 1 से लेके 2, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका चैप्टर 2। सेक्शन वाइज मैं फ्रेम कर दे रहा हूं ताकि आपको सेक्शन वाइज भी वो सेट याद रहे। तो प्रीलिमिनरी चैप्टर क्या है? सेक्शन 1 एंड 2। जो सेकंड अपना चैप्टर रहेगा वो बेसिकली रहेगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। पूरा आपका इंस्टीट्यूट मैट मैं कवर कर दूंगा, पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट मैट क्या कर दूंगा बोलिए? कवर कर दूंगा, ठीक है। सेकंड आपका चैप्टर रहेगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड इंसिडेंटल मैटर्स, एंड इंसिडेंटल मैटर्स। इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा मैं, ये जो लिख रहा हूं उसका पूरा पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। तो इंसिडेंटल मैटर्स, इसका हमारा जो सेक्शंस रहेगा वो रहेगा सेक्शन 3 से लेके 22 तक, सेक्शन 3 से लेके 22। अच्छा, रिविजनरी क्लास में मैं आपको एक एक सेक्शंस पढ़ाते हुए जाऊंगा, मतलब सेक्शन 1 2 3 4 5 6 लाइक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। कोई भी बीच में इधर उधर नहीं करेंगे, और आप भी अपने एग्जाम में ऐसे ऐसे करेंगे। मतलब आपको पता होना चाहिए सेक्शंस कर लिए, चैप्टर हो गया। सीए का एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप ईच सेक्शन पढ़ लिए आपका सीए इंटरलॉक क्लियर है। अगर आपको बेसिक सा इंग्लिश आता है तो बेसिक से इंग्लिश, कवरेज ऑफ ईच सेक्शन मींस योर सी इंटर इज क्लियर। मैं आपको पूरा केस स्टडीज के साथ इसको फ्रेम करके अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, एकदम ध्यान से। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इंसिडेंटल मैटर, चैप्टर 2। नेक्स्ट आता है अपना चैप्टर 3। जो अपना चैप्टर 3 आएगा ये आएगा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। इसका अपना सेक्शन है ऑब्वियसली 23 से लेके 42। अपना सेक्शन क्या बताइए? 23 से लेके 42। इसके अंदर आप प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ेंगे, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का सारा स्टेप्स पढ़ेंगे। सीए इंटर के लिए ये थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, चैप्टर 3। इससे आप क्वेश्चंस देख पाएंगे अलॉटमेंट्स वगैरह से पूछते हुए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पेपर में चैप्टर 4 विच डील्स विथ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। इसका सेक्शन रहेगा 43 से लेके 72 प्रॉपर वे में, ठीक है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट अपना चैप्टर रहेगा चैप्टर 5। नेक्स्ट अपना चैप्टर क्या रहेगा? चैप्टर 5। नेक्स्ट क्या चैप्टर रहेगा? चैप्टर 5। चैप्टर 5 अभी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर हुआ। चैप्टर 5 रहेगा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स करके एक चैप्टर है, ठीक है। इसका सेक्शन रहेगा 73 से लेके 76A तक। आर वी थ्रू विद दिस? 73 से लेके 76A तक। नेक्स्ट अपना चैप्टर रहेगा चैप्टर 6, जो बेसिकली चैप्टर का नाम रहेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, जितना चैप्टर उतना दिन क्लास।
हम लोग का टारगेट रहेगा, क्योंकि हम लोग फास्ट ट्रैक रिविजनरी बैच में है, एक दिन में एक चैप्टर। ऑब्वियस सा बात है, अभी तुम लोग बोलेगा चैप्टर 1 मतलब आज कंप्लीट, उसके बाद जाएंगे हम लोग सेक्शन 1 2 में पढ़ा के नहीं भेजेंगे। चैप्टर 2 आज हम लोग का टारगेट रहेगा कंप्लीट करने का पूरा प्रॉपर वे में, एक दिन में एक चैप्टर प्रॉपर रिवीजन के साथ जाएंगे, ठीक है। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्या है बोलिए, चार्जेस। इसका सेक्शन 77 से लेके आपका 10 सेक्शन रहता है तो 87 रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा चैप्टर 7 जो बेसिकली डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज हो गया। फिर रहेगा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका आपका सेक्शन रहेगा बताइए 88 से लेके 122 तक। इसी के अंदर आपका मीटिंग्स वगैरह सब कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर 8 रहेगा वो बेसिकली रहेगा डिविडेंड से। किससे रहेगा बताइए, डिविडेंड से। और इसका सेक्शन रहेगा 123 से लेके 127 तक, यस और नो। फिर नेक्स्ट आपका रहेगा अकाउंट्स, चैप्टर 9 डील्स विथ व्हाट, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। ये आपका सेक्शन रहेगा 128 से लेके 138 तक। आर वी थ्रू विद दिस। फिर आपका रहेगा चैप्टर 10, फिर आपका प्रॉपर रहेगा क्या बताइए, चैप्टर 10। ये जो चैप्टर 10 आपका रहेगा ये बेसिकली रहेगा ऑडिट से। किससे बताइए, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। इस चैप्टर का नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ये आपका रहेगा 139 से लेके 148 तक। आर वी थ्रू विद दिस। और अपना लास्ट चैप्टर इससे रहेगा वो रहेगा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसका सेक्शन है 379 से लेके 389, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये अपना पूरा सिलेबस जो है ये बेसिकली है क्या बताइए, कंपनी लॉ का। ये सिलेबस किसका है बताइए, कंपनी लॉ का। तो ये रहा आपका कंपनी लॉ का सेक्शंस, ये रहा आपका पूरा तरह से क्या बताइए, कंपनी लॉ का प्रॉपर सेक्शंस। अब अपने को एग्ज़ाम में तो कंपनी लॉ आएगा ही आएगा, साथ साथ और आपको 3-4 ठो और पढ़ना पड़ेगा, प्लस 4 लॉ एक्ट, मतलब 4 एक्ट पढ़ना पड़ेगा। एक पढ़ना पड़ेगा जनरल क्लॉजेस एक्ट, एक पढ़ना पड़ेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एक पढ़ना पड़ेगा फेमा और एक पढ़ना पड़ेगा एलएलपी। दो मतलब आपके मई 24 के लिए क्या नया है जो आपको यहाँ दिख रहा है, फेमा, एलएलपी और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये 3 पोर्शन है जो आपको यहाँ पे पूरा नया दिखेगा और एग्जाम्स में आप इस तीनों पार्ट से क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं एटलीस्ट इस बार तो, कि हाँ एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है मिनिमम। डन है अच्छी तरह से। नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कंपनीज एक्ट डायरेक्टली, ठीक है। जब मैं मूव कर रहा हूँ कंपनीज एक्ट की तरफ, जब मैं मूव कर रहा हूँ किसके तरफ बताइए, कंपनीज एक्ट की तरफ, तो सबसे पहले हम लोग एक चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जो डील करता है किससे बोलो, प्रीलिमिनरी। चैप्टर 1 डील्स विथ व्हाट, प्रीलिमिनरी। डन है अच्छी तरह से। नाउ मूविंग आउट विद दिस चैप्टर, here we have section 1 and section 2. Section 1 talks about only short title and commencement, मतलब ये applicable कहाँ होता है, तो इसमें आप लोग बस समझ जाइए this act is applicable all over India। जो मेन चीज़ अपने को ध्यान देने का है वो यहाँ पे ये है कि 29th of August को ये एक्ट को साइन किया गया था, साइंड बाय किसके द्वारा बताइए, प्रेसिडेंट। 29th of August
कंपनीज एक्ट 2013 was signed by प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और 30 अगस्त को, क्या डेट दे रहे बोलो, 30 अगस्त को साइन हुआ और इस दिन से नोटिफाइड करके एप्लीकेबल हो गया. नोटिफाइड एंड अप्लाइड, इट वाज नोटिफाइड एंड अप्लाइड. यस और नो, कोई दिक्कत समझ आ रहा है? अब सेक्शन 1 जो है वो यही बोलता है, पहला सेक्शन 1 बोलता है शॉर्ट टाइटल. शॉर्ट टाइटल मतलब इस एक्ट का नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 2013. फिर एक्सटेंट बताता है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट. एक्सटेंट मतलब होल ऑफ इंडिया. और फिर ये कमेंसमेंट बताता है. कमेंसमेंट कब हुआ? कमेंसमेंट हुआ 30 अगस्त, नोटिफाइड एंड अप्लाइड, यानी कि ऑफिशियल गैजेटे में, ऑफिशियल गैजेटे में इसी दिन इसका जिक्र हुआ था कि ये कंपनीज एक्ट अब से एप्लीकेबल हो चुका है. आर वी थ्रू विद दिस, यस और नो? अब सेक्शन 1 जो है वो और एक चीज़ बताता है. सेक्शन 1 जो है अपना वो और एक चीज़ बताता है. सेक्शन 1 एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन रखता है कि इस एक्ट का एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है. इसका एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है, कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, सेक्शन 1 बताता है. देखिए सेक्शन 1 बोलता है कि ये एप्लीकेबल होता है एवरी कंपनी में. इट इज़ एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी. हर कंपनी पे ये एप्लीकेबल होता है. हर कंपनी पे क्या होता है बोलिए, एप्लीकेबल होता है. दूसरा, ये बैंकिंग कंपनीज पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. बैंकिंग कंपनी पे भी होगा, ओनली टू एक्सटेंट दैट इट इज नॉट inconsistent, that it is not inconsistent with Banking Regulation Act, that it is not inconsistent with Banking रेगुलेशन एक्ट. भैया इसका मतलब क्या, आप थोड़ा बताएगा? देखिए हर एक्ट का सेक्शन 1 यही सब बताता है, ठीक है? तो सेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी है. सेक्शन 1 में क्या बोलिए, एप्लीकेबिलिटी, जो ये बताता है कि ये एप्लीकेबल होगा एवरी कंपनीज पे. नंबर 2, बैंकिंग कंपनी, हमारे देश में जितना भी बैंकिंग कंपनी उस पर भी एप्लीकेबल है. लेकिन क्या है बोलो तो बच्चा लोग, बैंक्स ना, बैंक का खुद का एक एक्ट होता है जिसका नाम क्या, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. अगर कंपनीज एक्ट कुछ और बोल रहा है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ और बोल रहा है तो हम लोग हमेशा बैंकिंग वाले को सुनेंगे. वो कुछ इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए उस तौर पे. समझ आ रहा है? थर्ड, इट इज एप्लीकेबल फॉर इंश्योरेंस कंपनी. वही सेम, ओनली टू एक्सटेंट दैट इट इज नॉट inconsistent with Insurance Act 1938, that it is not inconsistent with Insurance Act 1938. Are we through with this? भैया और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? हम बोले ये एप्लीकेबल है इलेक्ट्रिक कंपनी में भी. जितने भी इलेक्ट्रिक कंपनी है उसमें भी यहाँ पे क्या बोलो, एप्लीकेबल है. डन है क्या अच्छी तरह से? अब इलेक्ट्रिक कंपनी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कंपनी एप्लीकेबल, नॉट कंसिस्टेंट विथ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. सेम है 2003. समझ आ रहा है? बॉडी कॉरपोरेट्स पे भी एप्लीकेबल है. बॉडी कॉरपोरेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर कोई ऐसा बॉडी कॉरपोरेट है
जिसको नोटिफाई कर दिया गया किसके द्वारा बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें भी कंपनीज एक्ट क्या हो जाता है, बोलिए एप्लीकेबल हो जाता है। आर वी थ्रू विद दिस? कोई इस पोर्शन में दिक्कत है? भैया इसका एग्जाम्पल दे देते ना तो ठीक रहता। हम बोले ऐसा कंपनी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, NHAI। उसी तरह एक है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये दोनों ही एक ऐसा बॉडी कॉरपोरेट है जिसको नोटिफाई कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि इसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। यही है अपना सेक्शन 1। सेक्शन 1 आपको समझ आ गया? आपको मेरे साथ रिवाइज करना है। सेक्शन 1 बात करता है एप्लीकेबिलिटी का, टाइटल का और एक्सटेंड का, तो तीनों क्लियर हो गया। टाइटल है कंपनीज एक्ट 2013, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, और कब नोटिफाइड हुआ था, 30 अगस्त 2013, नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट है। प्रेसिडेंट कब साइन किया था, एक दिन पहले, 29 अगस्त 2013। एप्लीकेबल कहाँ पे भैया? देखो एप्लीकेबल एवरी कंपनीज, बैंकिंग कंपनी इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, और एनी बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्जांपल NHAI एंड FCI। ठीक है भैया, समझ गए। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शंस की तरफ, जिसका नाम है सेक्शन 2। जिसका नाम क्या बताइए, सेक्शन 2। जब हम सेक्शन 2 की तरफ बढ़ेंगे तो सेक्शन 2 की तरफ बढ़ने से आप लोग को समझना पड़ेगा कि सेक्शन 2 आप सेक्शन 2 में बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन 2 में ही आपके पास आएंगे सारे के सारे, क्या बताइए, डेफिनेशंस। अब हम लोग अपने एग्जाम्स ओरिएंटेड सारे डेफिनेशंस कवर करेंगे, जो हम लोग को एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग सारे डेफिनेशंस को अच्छी तरह से पूरे प्रॉपर वे में क्या करेंगे, समझेंगे और वो करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्या कोई भी ऐसा है जिसमें कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है? मतलब एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, कैन कंपनीज एक्ट बी एप्लीकेबल टू नॉन कंपनीज? क्या Companies Act can be applicable to non-companies? The answer is yes. A Companies Act can also be applicable to non-companies, and the example itself is this. It's a body corporate which is notified by, and even if it is not a Companies Act is applicable according to section 1. This is the level of CA. You need to understand this. ठीक है, तो it is क्योंकि एग्जाम्पल भी दे दिया, NHAI and FCI, NHAI एंड FCI, ठीक है भैया, समझ गए कि एक ऐसा है कि ऐसा होगा। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा भैया बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सब धीरे धीरे आएंगे, ठीक है, सब धीरे धीरे आएंगे। अभी सबसे पहले हम लोग जब सेक्शन 2 के तरफ बढ़ रहे हैं तो हम लोग का सबसे पहले अगर मैं आपको कवर करने बताऊं तो मेरा सबसे पहला आपके दिमाग में आना चाहिए कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। बॉडी कॉर्पोरेट पे अपने डिस्कशन करते हैं, बट पहले मैं आपको डिस्कस कर दूं कि नॉर्मली बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है। एक एंटिटी हैविंग सर्टेन फीचर्स, एंटिटी हैविंग सर्टेन फीचर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, बॉडी कॉर्पोरेट। भैया क्या क्या फीचर्स? नंबर 1, परपेचुअल सक्सेशन, उससे हाई लेवल लेक्चर दे रहे हैं, परपेचुअल सक्सेशन। देन नंबर 2, इट इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, हैविंग व्हाट, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है भैया, सेपरेट लीगल एंटिटी है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कुछ फीचर्स हो, भैया यही तो फीचर है कंपनीज का, कंपनीज तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट नॉट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट इज अ कंपनी, एज वी नो अबाउट NHAI। ये क्वेश्चन याद रहेगा ना हमेशा जो हम बोले, कैन अ कंपनीज एक्ट बी एप्लीकेबल टू नॉन कंपनीज? द आंसर इज येस। कैन अ कंपनीज एक्ट कैन बी एप्लीकेबल टू नॉन कंपनीज? द आंसर इज येस। अभी पढ़कर है, ठीक है।
तो परपेचुअल सक्सेशन का फीचर है, सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर्स है। बॉडी कॉरपोरेट के पास पावर रहता है अपना कॉमन सील यूज करने का। कॉमन सील होता है ना, थप्पा स्टैंप, वो, ठीक है। फोर्थ रहता है उनके पास पावर टू अक्वायर होल्ड या डिस्पोज। पावर टू अक्वायर होल्ड या डिस्पोज, क्या बोलिए, प्रॉपर्टी। पावर टू होल्ड या फिर डिस्पोज, क्या बोलिए, प्रॉपर्टी। अब जब हम वर्ड यूज करते हैं प्रॉपर्टी, इट मीन्स मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल। क्लियर है यहां तक? थर्ड फीचर रहता है इनके पास राइट टू सू। क्या फीचर रहता है बताइए? राइट टू सूड एंड बी सूड, एंड बी सूड। उनके पास एक्शन करने का भी राइट रहता है। उनके पास क्या रहता है? एक्शन करने का भी राइट रहता है, और उनके अगेंस्ट भी एक्शन कोई कर सकता है। तो इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। यानी कि इससे हम लोग क्या डिनोट किए? इससे हम लोग कंक्लूजन ये लिए, ऑल कंपनीज आर body corporate, all companies are body corporate, but all body corporates are not companies. सर एग्जाम्पल देंगे थोड़ा बॉडी कॉर्पोरेट्स का? हम बोले ज़रूर देंगे बॉडी कॉर्पोरेट्स के एग्जाम्पल। आपके पास बहुत सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं जो आपके अभी यूज़ में आएंगे। जैसे कि मैं आपको एक सामने लिख रहा हूँ, रूबरू होंगे आप इनसे। सेबी इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट। आप एक और शख्स से रूबरू होंगे फाइनल में, CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। आप रूबरू होकर आए हैं FCI से, आप रूबरू होकर आए हैं NHAI से। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या ये चारों बॉडी कॉर्पोरेट्स पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है? द आंसर इज नो। द ओनली नोटिफाइड body corporates in which companies act is applicable even if they are non companies are what? FCI and NHI. Are we through with this? यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये बॉडी कॉर्पोरेट का मैंने फीचर्स बताया, ठीक है। अब बॉडी कॉर्पोरेट का कुछ डेफिनेशन है जो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट अब चलेंगे। ये तो मैंने आपको एक प्रॉपर फीचर्स बताया कि बॉडी कॉर्पोरेट्स में ये पाया जाता है, जिससे हम लोग ये डिनोट करते हैं कि हर कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, बट हर बॉडी कॉर्पोरेट्स कंपनीज नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग डेफिनेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेशन ही तो था भैया, हाँ उसी का पार्ट है, इसको तो हम डिस्कशन किए। अब प्रॉपर जो आपके एक्ट में दिया हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन, वो यहीं पे लिख लेते हैं। अगर नहीं ठीक है, फ्रेश ले लेते हैं। फास्ट नहीं ना हो रहा है, समझ आ रहा है ना? हाँ चल रहे हैं ना? तुम लोग मेरे क्लास में आना ना, थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेना बेटा, क्योंकि अभी हम ब्रेक नहीं ले पाएंगे। फरवरी मार्च इसी 2 महीना में लॉ भी उड़ाना है और टैक्स भी उड़ाना है, तब तुम लोग को बैठा के घिस पाएंगे, नहीं तो लिखने भी नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं पाओगे। अभी टाइम नहीं है, ठीक है। मेरे लिए एक एक दिन कीमती है। रात बोले रात आओ, अब उपाय नहीं है, आना पड़ेगा। नहीं तो तुम लोग बोलो हम आ जाते हैं कहीं पे, हाँ आ जाएंगे। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा लेकिन जब हम आएंगे तो याद रखना। अब साला अपने मत बुलाते रहना, अब नीच लोग उठा के यहीं से बाहर फेंक देंगे। बॉडी कॉर्पोरेट अब हम लोग पढ़ेंगे एज पर कंपनीज एक्ट। इसका सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 11, सेक्शन 2 क्लॉज 11। भैया बॉडी कॉर्पोरेट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसका डेफिनेशन बोलता है बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, ये बोलता है बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स a company incorporated, it includes a company incorporated outside India, it includes, body corporate includes a company incorporated outside India। एक चीज ध्यान देखो, includes का बोलने का मतलब है
जो कंपनी है वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही, साथ साथ वो कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है, जो इंडिया के बाहर भी इनकॉर्पोरेट हुआ है। तो बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो रजिस्टर्ड अंडर क्या है, बोलो, एनी लॉ। इट इज रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। और दूसरा एंटिटीज, क्या बोला? एंटिटीज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंटिटीज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। आर वी थ्रू विद दिस? यस और नो? क्लियर हुआ? तो बॉडी कॉर्पोरेट्स का मतलब आपको समझ आया। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो डेफिनेशंस होता है ना, ये जो डेफिनेशंस होते हैं जो हम लोग देखते हैं, ये जो हम लोग को डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है सेक्शन 2 में, जितने भी हमारे डेफिनेशंस होते हैं ये ना दो चीज़ ही बताते हैं। हर डेफिनेशन का दो चीज़ ही रहता है, ठीक है? एक उसका शुरू और दो चीज़ से होता है, एक होता है मीन से और एक होता है इंक्लूड्स। अगर वो मीन करता है तो मीन में वो दो तरह का ही डेफिनेशन दे रहा है, आइदर पूरा एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव मतलब पूरा बता दिए, एकदम फाड़ के बता दिए सब कुछ, और दूसरा वो देता है रेस्ट्रिक्टिव, ऐसा डेफिनेशन जिसमें वो रेस्ट्रिक्ट करता है मीनिंग्स को, जिसमें वो चीज़ों को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। और जब हम बोलते हैं इंक्लूड्स, तो इंक्लूड्स जैसे ही होएगा तो वो दो चीज़ करेगा, डेफिनेशन में कुछ इंक्लूसिव रहेगा एंड कुछ एक्सटेंसिबल रहेगा, यानी कि आप बोल सकते हो एक्सक्लूड्स, ठीक है? क्लियर है? अब देखो इस डेफिनेशन में देखो, हम लोग जो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन पढ़े उससे हम लोग क्या देख पाए, बोलो तो? आप लोग जो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन पढ़े उससे आप क्या देख पाए? इंक्लूड्स है और देखो कुछ एक्सक्लूड है, बट डज नॉट इंक्लूड, तो मतलब एक्सक्लूड हुआ ना। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन है। डन, आगे बढ़े। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट तो मैंने डेफिनेशन पढ़ा है, ठीक है, याद रखना, समझ रहे। एक डेफिनेशन जो मेरे को याद नहीं रखना है फिर भी मैं पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा भी नहीं, फिर भी पढ़ाऊंगा, दैट इज कंपनी का डेफिनेशन, जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, जिसका डेफिनेशन ना के बराबर है। फिर मैं समझा देता हूं। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जिसका बोलने का मतलब है, कंपनी लॉ का मतलब होता है, कंपनी का मतलब होता है एक ऐसा कंपनी जिसको फॉर्म किया गया है इस एक्ट को फॉलो करके या इसके पहले जो भी एक्ट है उसको फॉलो करके, ठीक है? जैसे 2013 को फॉलो करके जो खुला है वो भी कंपनी, और 1956 को भी फॉलो करके जो खुला है वो भी कंपनी है। वो डेफिनेशंस पे नहीं आते अपने, ठीक है? अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ, दैट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहले डेफिनेशन आता है क्या चीज़ का, बताइए? प्राइवेट कंपनीज का, ठीक है? अब ये जो प्राइवेट कंपनी है इसका बेसिकली सेक्शन होता है सेक्शन 2 क्लॉज 68। इसका सेक्शन क्या होता है बताइए? सेक्शन 2 क्लॉज 68। अब ये जो डेफिनेशन होता है ध्यान से देखिएगा, एक से प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन क्या बोलता है, एकदम ध्यान से समझिए। ये बोलता है प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल, जो अपने आर्टिकल में, विच बाय इट्स आर्टिकल। जैसे मैं आपको एक बार डिस्कस कर दूं, कंपनी में दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन ये बोलता है
कि हम एक ऐसे कंपनी है जिसके आर्टिकल में ये तीन चीज मेंशन रहेगा, हम एक ऐसे कंपनी जिसके आर्टिकल में तीन चीज ये मेंशन रहेगा। तो आप सबसे पहले पूछेंगे कि ये वो तीन चीज क्या हो सकता है। हम बोले देखो ये तीन चीज मेंशन रहेगा। सबसे पहले वो रेस्ट्रिक्ट करेगा, क्या करेगा बोलो, रेस्ट्रिक्ट करेगा, कुछ लिमिट रहेगा और कुछ प्रोहिबिशन रहेगा या प्रोहिबिट्स करेगा, ठीक है। कुछ रेस्ट्रिक्ट करेगा, कुछ लिमिट्स करेगा और कुछ प्रोहिबिट करेगा। अगर वो कोई चीज रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, अगर वो चीज क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड, इसका मतलब हम एक लाइन लिख रहे हैं, इट इज रेस्ट्रिक्टेड बट नॉट प्रोहिबिटेड। रेस्ट्रिक्टेड है, हम जैसे बोल रहे हैं मोबाइल फोन इज रेस्ट्रिक्टेड टू यूज इन दिस क्लासरूम, यानी कि मोबाइल फोन आपको सिर्फ इस क्लासरूम में यूज नहीं करना है। इट डज नॉट मीन आप मोबाइल फोन यूज ही नहीं कर सकते। यू कैन यूज योर मोबाइल फोन बट हियर यू कैन नॉट यूज। तो जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं रेस्ट्रिक्ट, इट डज नॉट प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब मना नहीं है, रेस्ट्रिक्ट है। तो प्राइवेट कंपनी में क्या रेस्ट्रिक्ट है, प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्ट है रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। भैया एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, मतलब ऐसे डंडा टान के नहीं लिखेंगे, बोलने का मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, लिमिट्स ऐसे करके, प्रोहिबिट्स वैसे करके, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, लिमिट्स द नंबर of members to 200 except OPC, limits the number of member to 200 except क्या बोलो, OPC। और prohibits मतलब एक बार भी आप उसको नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। prohibits invitation to public, prohibits invitation to public, prohibits invitation to public to subscribe securities of company, to subscribe what बोलिए, सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज। आर वी थ्रू विद दिस, यहां तक क्लियर है। तो प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 68 जो ये बोलता है कि प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट्स मतलब प्रोहिबिशन नहीं, रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, लिमिट्स इट्स मेंबर टू 200 एक्सेप्ट ओपीसी, prohibits the invitation to public to subscribe मतलब लेना, to subscribe what, securities of companies। Are we through with this? अब इसका ना कुछ एक्सेप्शन भी है, इसका क्या बताओ, कुछ एक्सेप्शंस भी है। अब एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस ये है, एक्सेप्शन एक्चुअल में किसका है, एक्सेप्शन है इसका, ठीक है, लिमिट्स का। नॉर्मल लिमिट्स कितना है बोलिए, 200, नॉर्मल लिमिट्स क्या है 200, बट कुछ इस 200 में कुछ एक्सेप्शन है, कुछ क्या बोलो, एक्सेप्शन है। मतलब इस 200 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इन लोगों को आप क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। इन लोगों को आप क्या कर देंगे बताइए, एक्सक्लूड कर देंगे। भैया किसको किसको अपने एक्सक्लूड कर देंगे, हम बोले सुनो, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो एम्प्लॉय रहेगा उसको आप एक्सक्लूड कर देंगे, जो होल्ड कर रहा है कंपनी का क्या बोलो, सिक्योरिटीज। लेकिन यहां जब मेंबर का बात हो रहा है तो आप सिक्योरिटीज की जगह क्या लिख सकते हैं, शेयर्स। समझ आ रहा है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी क्या बोलिए, होल्डिंग शेयर्स। नेक्स्ट, एक्स एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होल्डिंग शेयर्स।
जो कंपनी में पहले एक्स एम्प्लॉय था उस समय शेयर लिया था, अब वो कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है, तो उसको क्या बोल देंगे, एक्स एम्प्लॉय, और वो जो होल्ड शेयर किया उसको 200 में इंक्लूड नहीं करेंगे। आर वी थ्रू विद दिस? थर्ड बोलता है जॉइंट शेयर होल्डर्स को will be treated as one, joint shareholder will be treated as one। जॉइंट शेयर होल्डर को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे बताइए, वन ट्रीट करेंगे। जॉइंट शेयर होल्डर को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे बताइए, वन ट्रीट करेंगे। आर वी थ्रू विद दिस? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर है? तो जॉइंट शेयर होल्डर्स लोग को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे बताइए, वन ट्रीट करेंगे। तो होप सो आपको यहाँ तक एकदम सारा डिस्कशन प्रॉपर वे में समझ आ रहा है। डन है ना? अब चलिए, अब ना प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ऐसा पढ़ा रहे साला कुछ भी केस स्टडी आ जाए, कुछ सॉल्व, सब सॉल्व, ठीक है। पॉइंट ऑफ कुछ डिस्कशन है भैया। क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशन है? सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है, कैन प्राइवेट कंपनी इशू सिक्योरिटीज टू आउटसाइडर? क्या प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकता है आउटसाइडर को? यस और नो? द आंसर इज यस। कैसे इशू कर सकता है? बाय मेकिंग special offer, by making special offer through private placement। अब मैं आपको बता दूं, एक कंपनी 3 तरह से शेयर इशू कर सकता है। एक कंपनी कितना तरह से शेयर इशू कर सकता है? 3 तरह से शेयर इशू कर सकता है। एक है पब्लिक इशू, एक है राइट इशू, बोनस इशू, और एक है प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होता है भैया? होता है, अभी के लिए चैप्टर में आएंगे तो डिस्कशन करेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट एक तरह का ऐसा तरीका शेयर इशू करने का जहां पे कंपनी प्राइवेटली जाके लोगों को शेयर इशू कर देता है। अगर आप नोटिस करोगे, शार्क टैंक देखे हो? शार्क टैंक में क्या होता है? वही आइडिया पिच होता है और फिर वो एक तरह का प्राइवेट प्लेस्ड होता है अपने इक्विटीज का। डन है? दूसरा सवाल, कैन प्राइवेट कंपनी ब्रिंग आईपीओ? क्या प्राइवेट कंपनी आईपीओ ला सकता है? द आंसर इज नो, बिकॉज prohibited to make public offer, because they are prohibited to make what? बताइए, public offer वो नहीं ला सकता। Can private company shares can private company shares be listed? क्या इसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, because it is not freely transferable। It is not freely transferable, ये freely transferable नहीं हो सकता। Are we through with this? डन है क्या? कोई दिक्कत है तो बताओ। Next, can private company bring
कैन ब्रिंग IPO ऑफ डिबेंचर। शेयर इशू नहीं कर सकता, समझ आ रहा है? क्या डिबेंचर को इशू कर सकता है? द आंसर इज yes, because it is freely transferable। डिबेंचर क्या होता है ना, प्राइवेट कंपनी का फ्रीली ट्रांसफरेबल रहता है। लेकिन पता है अभी एक अमेंडमेंट आया लिस्टेड कंपनीज में, ठीक है, जहाँ पे डिबेंचर जो पहले लिस्टेड मतलब प्राइवेट कंपनी जो अपना सिर्फ डिबेंचर लिस्ट करता था उस कारण से लिस्टेड कंपनी कहलाता था, बट अब वो उसके कारण भी लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाता है। भैया इसका कोई एग्जाम्पल होगा तो थोड़ा बताइए। ये एग्जाम्पल है इसका, बाद में आप इसको रिसर्च कर लेना, ठीक है। लोटस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, लोटस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। डन। पॉइंट ऑफ डिस्कशन नंबर, देख अगर तुम लोग को लग रहा है कि ज़्यादा लिखना पड़ रहा है तो मत लिख, कॉपी मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि तुम्हारे लिए अच्छा ही है मैं अगर इसमें मेथड में हूँ। नहीं, चार्ट वर्क हो जाएगा, इजी हो जाएगा, इलाबोरेट हो जाएगा, हैंड नोट्स हो जाएगा, बाद में तुम लोग में से जिसका अच्छा हैंड राइटिंग हम ले लेंगे, ये तो बिकेगा नहीं। यहाँ तक पॉइंट नंबर ई में आओ। पॉइंट नंबर ई में एक सवाल है, आप लोगों को पता है, इस पे एकदम 110% श्योर है, ये आप लोगों को पता रहेगा। इज एम्प्लॉय काउंटेड इन मेंबर्स? क्या एम्प्लॉय को हम लोग मेंबर में काउंट करेंगे? द आंसर इज नो, बिग नो। कभी भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे लोग, नो। अगर वो उसके पास पहले शेयर्स है फिर एम्प्लॉय बना, फिर भी एक टर्म आएगा आगे जहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, बट उस समय तक उसको काउंट करेंगे। लेकिन सुनो ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है कि आप पहले एम्प्लॉय हो फिर आपने होल्ड किया तो उसको 200 में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले शेयर है फिर एम्प्लॉय बने, काउंट करेंगे। एम्प्लॉय बनने के बाद फिर शेयर लिए तो काउंट नहीं करेंगे। क्लियर हो अच्छी तरह से? क्लैरिफिकेशन के साथ पढ़ो। पहले था फिर बने एम्प्लॉय, काउंट होगा, ठीक है। एम्प्लॉय बन गया उसके बाद से कोई फर्दर शेयर नहीं आना चाहिए, लिया तो पूरा गायब हो जाएगा, ठीक। उस दिन तक का खाली होल्डिंग का, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये आपका पूरा कवर करता है कौन सा डेफिनेशन को बताइए? प्राइवेट कंपनीज को। क्लियर हो गया अच्छी तरह से? अब हम लोग का जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज टूवर्ड्स पब्लिक कंपनी। इसका सेक्शन है 271, ठीक है। अब पब्लिक कंपनी का मतलब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी which is not a private company, which is not a private company। Are we through with this? तो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अब इसका ना कुछ प्रोवाइजो है, एक्सेप्शन है। पहले वाले पॉइंट का ही क्या है बोलो तो? एक्सेप्शन है। पहले वाली पॉइंट का क्या बोलो ना, कुछ एक्सेप्शन है। भैया क्या एक्सेप्शन है? सुनो ध्यान से। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इसका कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है, प्रोवाइडेड दैट प्राइवेट कंपनी which is a subsidiary, which is a subsidiary, एक ऐसा प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडियरी है ऑफ अ पब्लिक कंपनी, shall be deemed
to be a public company. Done. Shall be deemed to be a public company. आज फास्ट डेट्स हाँ हाँ. पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. एक ऐसा कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी. बट इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी का तो वो प्राइवेट कंपनी भी क्या माना जाएगा, पब्लिक कंपनी. भैया सब्सिडरी क्या होता है, हम बोले होले होले, धीरे धीरे से समझो, वैसे हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है. चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ. अब जो एक सबसे छोटू सा सेक्शन मैं टाइप्स ऑफ कंपनी की तरह बढ़ाया, सबसे छोटू सा सेक्शन दैट इज 1% कंपनी. इसका सेक्शन है 262. दिखा नहीं रहे भैया, बोले तुम लोग ब्लैंक क्यों है इतना. क्या चीज का फास्ट चल रहा है बाबू अभी. अभी आज तो सिर्फ ये रमजान से पहले का 2 फास्ट होता है. वही वाला है क्या. टू 262 which basically deals with what बताइए, which basically deals with what बताइए, 1% कंपनी. अब 1% कंपनी क्या बोलता है, ध्यान से समझिए. 1% कंपनी आपको बोलता है कि एक सिंपल सा इसका डेफिनेशन है जिसको पढ़ने का तो आप गाली ही देंगे. मीन्स अ कंपनी having 1% as member. It is considered to be a private company only. It is considered to be the private company only. It is considered to be the private company only. Are we through with this? ठीक है. अब ये आपका तीनों टाइप का कंपनी का डेफिनेशन हुआ, पब्लिक, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी. अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रहा है दैट इज सब्सिडरी कंपनी. दैट इज व्हाट कंपनी बताइए, सब्सिडरी कंपनी. सब्सिडरी कंपनी का जो डेफिनेशन है वो बेसिकली दिया हुआ है आपके कौन से सेक्शन में बताइए, सेक्शन 287. आर वी थ्रू विद दिस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी कंपनी. बहुत सिंपल, मीन्स अ कंपनी. सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, इन विच कौन सा कंपनी बताइए, होल्डिंग कंपनी. सब्सिडरी कंपनी मतलब एक ऐसा कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी. दो चीज हो सकता है. होल्डिंग कंपनी, बेसिकली होल्डिंग कंपनी क्या करता है, होल्ड करता है. होल्डिंग कंपनी क्या, होल्ड. होल्ड से दो डंडा. क्या करता है भैया, नंबर 1 कंट्रोल्स द composition of board of directors. It controls the composition of board of directors. मतलब जब हम वर्ड यूज करते हैं कंट्रोल्स द composition of board of directors, इसका मतलब डिसाइड अपॉइंटमेंट, डिसाइड अपॉइंटमेंट, डिसाइड appointment and removal of majority of directors.
डिसाइड्स अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ व्हाट, बताइए, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे डिसाइड किया जाता है अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ व्हाट, डायरेक्टर्स। बोलने का मतलब है सब्सिडरी कंपनी मतलब एक ऐसा कंपनी जहां पे एक कंपनी सामने वाले कंपनी के कंट्रोल करता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि एक कंपनी ए लिमिटेड वो डिसाइड करेगा कि बी लिमिटेड के कंपनी में मेजॉरिटी डायरेक्टर कौन रहेगा या कौन नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से जो बी लिमिटेड है वो सब्सिडी बन जाता है और ए लिमिटेड बन जाता है क्या, होल्डिंग कंपनीज। तो कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्सरसाइजेस more than 50% of total voting power. Exercises more than 50% of total voting power either at its own or together with one or more subsidiary, either at its own or together with what, more than, bolo, either at its own or together with one or more subsidiary. Yes or no? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनो, जो डिस्कशन अपना है वो ये नहीं है कि आप किसको समझे कि नहीं, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कि आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर सब्सिडरी, इसका मतलब क्या है। हम आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। एक कंपनी है जिसका नाम ए लिमिटेड है और एक कंपनी है जिसका नाम बी लिमिटेड है। ए अगर सामने वाले कंपनी का होल्ड करता है मोर देन 50% या कॉम्पोजिशन बना देता है तो ये बन जाता है और ये बन जाता है होल्डिंग, ये बन जाता है सब्सिडरी और वो बन जाता है क्या, बताइए, होल्डिंग। आर वी थ्रू विद दिस? अब जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉम्पोजिशन है कि नहीं, उसके लिए हम लोग को कुछ डिस्कशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि पॉइंट ऑफ डिस्कशंस, लेट्स डिस्कस इट। बेटा तुम लोग को समझ आ रहा है ना, तेरे को आ रहा है तेरा, तुम लोग ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रहे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना एक्सप्रेशन लेस क्यों है? रोनित का ठीक है, शादीशुदा नहीं है। पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन क्या है? मान लो एक कंपनी है डब्ल्यू लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम क्या, बोलो, डब्ल्यू लिमिटेड, हैज अ राइट, W Limited has a right to appoint, W Limited has a right to appoint 3 directors. W Limited has a right to appoint कितना director बोलो, 3 directors out of 5 directors, 3 directors out of 5 directors of Z Limited। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेदर W लिमिटेड इज होल्डिंग और नॉट, क्या W लिमिटेड होल्डिंग है कि नहीं है? द आंसर इज यस, है। डन, क्योंकि ये क्या कर रहा है बोलो, कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यही हम तुमको समझा रहे हैं। डन है? अब सुनो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नंबर 2। एक कंपनी है जिसका नाम है AB लिमिटेड, जो होल्डिंग कंपनी है, जो क्या बोलो, होल्डिंग कंपनी है। ये होल्ड करता है एक कंपनी को जिसका नाम है बी लिमिटेड, तो ये क्या बन गया, सब्सिडरी। अब ये सब्सिडरी कंपनी
होल्ड करता है डी लिमिटेड को, ठीक है, ये होल्ड करता है, होल्ड बी लिमिटेड होल्ड करता है। सवाल पूछा जा रहा है वेदर ए बी लिमिटेड इज होल्डिंग ऑफ डी लिमिटेड, क्या? हाँ, यस, द आंसर इज यस। यस क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन अट्रैक्ट हो जा रहा है, देखो ये वाला अट्रैक्ट हो जा रहा है जहां पे आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर सब्सिडरी। यहाँ पे वो खुद डायरेक्ट होल्ड नहीं कर रहा डी को, बट अपने सब्सिडरीज के थ्रू मिला के वो होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो भैया ये सब्सिडरीज के थ्रू जो ये होल्ड किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, जो सब्सिडीज के थ्रू ये होल्ड किए जा रहा है, ये कितना लेयर्स तक चलेगा? यहां पे लिखा है ना आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडीज, इसका कितना लेयर्स है? वेरी गुड। तो इसका पॉइंट नंबर डिस्कशन 3 ये बोलता है, अब ये जो लेयर है, रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर्स, रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर्स, जो रेस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ लेयर्स पे वो बेसिकली कितना है? बोलो, 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडियरी। कितना लेयर है बोलो? 2 लेयर्स। आर वी थ्रू विद दिस? यहां तक कोई दिक्कत? 2 लेयर्स होना चाहिए। कितना लेयर होना चाहिए बताइए? 2 लेयर ऑफ सब्सिडरी। ये 2 लेयर देखो, दिस विल नॉट रेस्ट्रिक्ट, दिस विल नॉट प्रिवेंट अ कंपनी from acquiring company incorporated outside India, which has subsidiaries layer more than 2. Layer containing wholly owned subsidiaries, लेयर कंटेनिंग व्हाट बोलिए? होली ओन्ड सब्सिडरीज, होली ओन्ड सब्सिडरीज शैल नॉट बी काउंटेड एज लेयर्स। डन। मैं तुमको समझाता हूँ होली ओन सब्सिडरी क्या होता है। जब आप सामने एक कंपनी सामने वाले कंपनी का 100% शेयर होल्ड कर लेता है तो सामने वाला क्या बन जाता है? होली ओन। उसको लेयर में हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, उस 2 लेयर में काउंट नहीं होगा। और थर्ड बोल रहा है कि किसी उसके बाद वाला, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेयर बनवा दे रहा हूँ मैं। सेकेंड वाला बोल रहा है कि किसी भी एंगल से कोई कंपनी जो अक्वायर किया कंपनी, देखो, दिस विल नॉट प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम अक्वायर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। एक कंपनी जो अगर आउटसाइड इंडिया को किसी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर फॉरेन लॉ परमिट करता है 2 लेयर से ज़्यादा तो अलाउड है। आर वी थ्रू विद दिस? 2 लेयर से ज़्यादा परमिट करता है तो अलाउड है। सर इसका एग्जाम्पल दे देते ना तो हम लोग के माथा में एकदम घुस जाता। चलिए आ जाइए। अब देखिए,
एग्जाम्पल, ठीक है। अब प्रॉपर वे में मैं एग्जाम्पल, इसका फोन आ रहा है, हेलो, नहीं हम बाहर पहुंच जाएंगे, हम 7 बजे पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं हम उधर पहुंच जाएंगे, पढ़ा रहे अभी। ठीक है ड्राइवर को नहीं तो लेट हो जाएगा, तुम लोग जाओ ना, हम अपना आ जाएंगे यार। नहीं तो फिर जल्दी निकलो। ठीक है ड्राइवर को भेजो 7 बजे तक। भेज दो 7 बजे 7 बजे। अच्छा एग्जाम्पल्स में समझो। मान लो मेरा एक कंपनी है जो बेसिकली क्या है बोलो, ए लिमिटेड है, ठीक है। अब देखो इसका लेयरिंग है, ठीक है। ए लिमिटेड जो है वो होल्ड करता है बी को, सी को, डी को और ई को। आर वी थ्रू विद दिस? यहाँ तक होल्ड करता है। अब ध्यान से देखो, अब बी जो है ना, ये जो बी है एकदम महानीच, वो अपना कितना लेयर बनाया, मतलब बी 3 जन को होल्ड करता है, ठीक है। अब ये 3 जन कौन है? मान लो इसको रखते हैं अपने एफ जी एच। डन, क्लियर है। अब जो सी है उसका भी एक लेयर है, वो भी एक जन को होल्ड करता है, मान लो किसको, आई को, ठीक है। डी भी होल्ड करता है, मान लो किसको, जे को। डन। अब ई भी होल्ड करता है के को और एल को। यस और नो? क्लियर हो अच्छी तरह से? अब ध्यान से समझो, बोलने का मतलब ये है कि ए लिमिटेड के लिए ये हो गया लेयर 1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, लेयर 1। और ये जो वो लोग होल्ड कर रहा है वो कहलाएगा क्या बोलो, लेयर 2। डन। यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से समझो, मेरा बात एकदम ध्यान से समझो। अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जे और आई होल्ड करता है एम को और एन को। तो क्या एम और एन वेदर ए लिमिटेड will be considered as holding of M and N? क्या होल्डिंग माना जाएगा? द आंसर इज बिग नो, बिकॉज इसका लेयर 1 और लेयर 2 के बाद वो नहीं आ सकता। आर वी थ्रू विद दिस? दूसरा एक मतलब एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है। हाउएवर if C and D are wholly owned subsidiary, then they won't be counted in layers। लिखो समझाते हैं। हेलो चांदनी, समझ आया? मान लो सी और डी होली ओन्ड है,
COD क्या है बोलो? होली ओन्ड है। तो ए लिमिटेड के लॉजिक के हिसाब से ये लेयर कभी था ही नहीं। तो ये होता है इसका पहला लेयर और ये होता है इसका दूसरा लेयर। आर वी थ्रू विद दिस? क्या आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ? तो ये है आपका सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन। डन है? आई और जे भी होली हाँ 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 आई और जे हाँ। आई और जे क्या? COD नहीं समझे। आई और जे? होली सब्सिडियरी COD हाई और जे होली ओन सब्सिडी होंगे सी और डी का। तो सी और डी के नज़रों के हिसाब से देखना है कि ए के नज़रों के हिसाब से देखना है? ए के नज़रों के हिसाब से देखना है, सब्सिडरी माना जाएगा। ठीक है, हम लोग सब्सिडरी मान रहे, मानना तो जाएगा ही, लेकिन लेयर्स में माना जाएगा कि नहीं वो समझना है। समझ आ रहे हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ तक क्लियर हो अच्छी तरह से? अब इसका ये कौन सा है? ये कौन सा है? सब्सिडी कंपनी। चलो, सब्सिडी कंपनी क्लियर करने के बाद बेटा समझ आ रहा है तो हाँ, नहीं तुम लोग का गलती नहीं, हमको लगता प्रॉब्लम है। एक्सप्रेशन तुम लोग ऐसे सुस्त है ना, इसीलिए पूछे। चलो, नेक्स्ट जो डिस्कशन है एक टॉपिक का, डेफिनेशन का, जो है बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रुको पॉज करिए तो पेन चार्ज कर ले, मेरे को 2 मिनट दोगे? देखिए अब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है डेफिनेशन का वो कौन सा बताइए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इससे थोड़ा बहुत केस स्टडी आता है, जैसे कि सब्सिडरी कंपनी से भी बहुत केस स्टडीज़ आते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स से भी केस स्टडीज़ आते हैं। ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 213 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में, जो ये बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। ये बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स। इंक्लूड्स व्हाट बोलिए? रिकॉर्ड्स। इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स क्या बोलिए? रिकॉर्ड्स। इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स। इट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब आप क्या क्या रिकॉर्ड्स करते हो। इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड। इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड। क्या क्या रिकॉर्ड्स आपके पास रहता है? नंबर वन ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय अ कंपनी। All sum of money received and expended by a companies। ठीक है, हर तरह का सम, जो भी पैसा उसको मिला है या फिर खर्चा हुआ है, उसका रिकॉर्ड्स रखना ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है, नंबर टू ऑल सेल्स एंड परचेजेस ऑफ goods and service by the company। हर तरह का सेल्स एंड परचेज ऑफ व्हाट बताइए? गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलेंगे। ठीक है, हर तरह के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को, हर तरह के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को क्या बोलेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलेंगे। आर वी थ्रू विद दिस? यस और नो? नंबर 4 आइटम्स ऑफ कॉस्ट। आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 148। आइटम्स ऑफ
cost as prescribed under section 148 in case of company. In case of company, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आर वी थ्रू विद दिस? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो आपसे कोई अगर पूछा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब ये सब. अब इसी के अंदर सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कवर हो जाता है. तो बताइए क्या क्या आया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उधर देख के बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या है. नंबर 1, all sums of money received and expended by a company. Number 2, all sales and purchase of goods and service by the company. Assets and liabilities का records और items of cost as prescribed. Items of cost as prescribed under section 148. Are we through with this? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट जो डेफिनेशन आता है, वो आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. नेक्स्ट किसका आता है बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है सेक्शन 240. वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका सेक्शन कौन सा बोलो, 240. नाउ व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? जब हम वर्ड यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपको समझना पड़ेगा हम डेफिनेशंस का बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से डेफिनेशंस कवर्ड होते हैं. देखिए मैं जितना भी डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा आज के क्लास में वो अंत होगा बोलने का मतलब है उससे ज़्यादा आप कोई डेफिनेशंस नहीं पढ़ेंगे चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी में. बाकी जो डेफिनेशन है हम लोग चैप्टर वाइज जो आएगा, जैसे प्रोस्पेक्टस आया तो उसी दिन प्रोस्पेक्टस का कुछ डेफिनेशन पढ़ लेंगे, बट चैप्टर 1 में यही डेफिनेशंस आपको पढ़ना जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ. ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? जब हम वर्ड यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, इन रिलेशन टू कंपनी के नज़रों में, इन रिलेशन टू कंपनी इंक्लूड्स. बोलने का मतलब है कंपनी के नज़रों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स. नंबर 1, बैलेंस शीट. At the end of financial year. Number 2, profit and loss account. And if company does not carry any activity, सॉरी एक काम करो, इफ कंपनी डज नॉट हटा दो, इफ कंपनी कैरी एनी एक्टिविटी not for profit, then an income and expenditure account. तुम समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हो तुमसे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब यही होता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या क्या होता है बोलो, बैलेंस शीट. ठीक है, नंबर 2 पीएल आता है, अगर उसका कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है तो उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा ना, वो आएगा. जैसे सेक्शन 8 कंपनी जो एक चैरिटेबल कंपनी उसका ये आएगा. आर वी थ्रू विद दिस? नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट.
for the financial year. कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर. और अगर कोई भी तरह का इक्विटी में चेंजेस आ रहा है तो उसका स्टेटमेंट भी, ओनरशिप होता है ना, स्टेटमेंट्स ऑफ चेंज इन इक्विटी. स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी. और लास्ट एक्सप्लेनेटरी नोट्स. एनी explanatory notes. ठीक है. अब कुछ कंपनीज है जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. सर्टेन कंपनीज विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. ठीक है. तुम लोग को समझ आ रहा है कि हम अपने में पढ़ाए जा रहा है? समझ आ रहा है ना? सर्टेन कंपनीज, इतना खाली खाली लग रहा है ना, ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे. सर्टेन कंपनीज नॉट Certain companies not required to maintain CFS. CFS मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट. Certain companies जिसको अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में मतलब सर्टेन कंपनी जिसको अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है. नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. व्हाट आर दोज सर्टेन कंपनीज? नंबर 1% कंपनी. कंपनी. स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी. स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी. डोरमेंट कंपनी क्या होता है, स्मॉल कंपनी क्या होता है, पढ़ाएंगे, डोंट वरी. स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी. और प्राइवेट कंपनी जो बेसिकली क्या है, स्टार्टअप है, मतलब अभी जस्ट शुरू हुआ है. डन? यस और नो? इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक बार गो थ्रू करिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. थक गए क्या? बस 4-5 और फिर घर चल जाओ. तो कल हम लोग शुरू करेंगे कौन से चैप्टर से? चैप्टर 2. लेकिन कल शुरू करने से पहले आपको एक होमवर्क है, ये पूरा रट लेना. इसको पूरा एकदम जो तुमको पसंद है, मलाई, चीनी, इसको लगा के चाटना है पूरा एकदम बैठ के आराम से. रात का आधा घंटा भी दोगे, हो जाएगा इज्जत से. ठीक है. चैप्टर वाइज कंप्लीट करते चलो मेरे साथ, तब फिर हम लोग वर्कबुक करेंगे. कल स्टार्टिंग में 1 घंटा वर्कबुक करेंगे. ठीक है. वर्कबुक तुमको और तुमको नहीं मिला है ना? तुमको मिला है, कितने को भी नहीं मिला है. तुम कल ही जा रहे हैं क्या? तो एक काम करेंगे, जब ये चला जाएगा तभी वर्कबुक करेंगे, क्योंकि उसका तो ये आराम से अपना लिख लेगा. अंडरस्टैंडिंग का ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या चाहता है, वर्कबुक करे कि तुम चैप्टर करे. वर्कबुक तो तुम वीडियो से लिख ही सकता है, देख देख के फॉरवर्ड कर, वो बेटर रहेगा. ठीक है. जा रहा जाने दो. वीडियो मिल जाएगा ये पता है. टाइम इज़ द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. होप सो मिल जाए. आज तक हम कोई भी वीडियो लेट किया तुम्हारा? कभी लेट नहीं किया. वीडियो दिया तो तुम मेरे पास क्यों आया वापस पढ़ने? फाउंडेशन में आ गया तो देख लिया लेट दे रहे तो. अब मतलब यहाँ ज़्यादा लेट दिए, तब भी तुम्हारा सब कंप्लीट है. वाह, क्या करें. अब किसी को क्यों रेफर करता है फिर मेरे पास, जब इतना कमी है मेरे अंदर. वाह. आ जाओ.
फ्री रिजर्व, महानिकम्मा आदमी है साला ये। फ्री रिजर्व का डेफिनेशन क्या बताइए? 243। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रिजर्व? फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व्स एज पर लेटेस्ट audited balance sheet of the company. Reserves as per latest audited balance sheet of a company. ठीक है? Which are available for डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। फ्री रिजर्व को यूज करके कंपनी क्या बांटता है बोलो? डिविडेंड बांटता है। कंपनी क्या बांटता है बोलो? डिविडेंड बांटता है। तो लॉ यही बोलता है कि फ्री रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट होना चाहिए, जो अवेलेबल है फॉर व्हाट? फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड। बट फॉलोइंग shall not be treated as free reserve. Following shall not be treated as क्या बताइए? फ्री रिजर्व। फॉलोइंग को ट्रीट नहीं करेंगे एज व्हाट बताइए? फ्री रिजर्व्स। ठीक है? फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज व्हाट? फ्री रिजर्व। कुछ को फ्री रिजर्व्स मानेंगे ही नहीं। किसको नहीं मानेंगे? एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन्स। ऐसा अमाउंट को फ्री रिजर्व नहीं मानेंगे जो अभी तक गेन है बट अभी तक रियलाइज्ड नहीं हुआ। अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स मतलब नोशनल गेन्स मतलब सोचा हुआ गेन्स, एक्चुअल में गेन्स हो नहीं रहा है, आप सोच रही है फायदा हुआ, ऐसा गेन्स भी होता है। ठीक है? तो वो सब चीज़ नहीं आएगा। और ऐसा रिजर्व जो बनता है रिवैल्यूएशन ऑफ क्या करने से बताइए? एसेट्स का। फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व। इनको फ्री रिजर्व आप नहीं मानेंगे। क्या क्या? कोई भी अमाउंट जो रिप्रेजेंट करता है एज व्हाट? अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन्स और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। बोलने का मतलब है बिल्डिंग बुक्स में दिखा रहा था 20 लाख, नेक्स्ट ईयर बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है, मान लो 30 लाख। लैंड पे चलते, बिल्डिंग का तो डेप्रिशिएट होता है, लैंड का चलते, लैंड का वैल्यू है 20 लाख, नेक्स्ट ईयर दिखा रहा है 30 लाख। एक्चुअल में 30 लाख नहीं मिल रहा है, एसेट क्या हो रहा है? रीवैल्यू हो रहा है। तो ऐसा 10 लाख का तुम रिजर्व मतलब फ्री रिजर्व में नहीं डालेगा इसको। दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व। दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व। समझ गए भैया? कोई अमाउंट जो रिप्रेजेंट करता है एज अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन या रिवैल्यूएशन एसेट, उसको नहीं मानेंगे। डन। नेक्स्ट, एनी अमाउंट या एनी चेंज in carrying amount of an asset, any change carrying amount of an asset or of a liability, carrying amount of an asset or of an liability, including surplus in PL, including surplus at PL, उसको भी आप लोग फ्री रिजर्व नहीं मानेंगे।
उसको भी हम लोग फ्री रिजर्व्स नहीं मानेंगे। बस इतना काफ़ी है, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा इसमें। क्लियर है? मेन ये 2 लाइन ही था जो आपको समझना था। ठीक है भैया, हम लोग ये 243 भी अच्छी तरह से समझ लिए। 243 समझने के बाद लास्ट 3-4 डेफिनेशन एक तो बता देते हैं। एसोसिएट कंपनी, स्मॉल कंपनी। क्या? एसोसिएट कंपनी, स्मॉल कंपनी। लिस्टेड कंपनी, फॉरेन कंपनी है, ज़्यादा है, गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। जितना हो रहा है उतना कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अभी ना एक कंपनी लेते हैं जिसका नाम है सेक्शन 2 क्लॉज 6 विच डील्स विद, कौन सा कंपनी बताइए? एसोसिएट कंपनी। विच डील्स विद व्हाट बताइए? एसोसिएट कंपनी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएट कंपनी? एसोसिएट कंपनी क्या होता है, ध्यान से बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएट कंपनी? एसोसिएट कंपनी क्या होता है? मीन्स अ कंपनी, मीन्स अ कंपनी having significant influence, means a company having significant influence over another company including joint venture। जब एक कंपनी का सामने वाले कंपनी पे क्या है बताइए? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो माना जाता है कि एक कंपनी उसका एसोसिएट है, ठीक है। सर यहाँ पे जब हम वर्ड यूज करते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जब आप वर्ड यूज कर रहे हैं कौन सा बताइए? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या होता है भैया, आप बता देंगे? हम बोले देखो, जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इसका मतलब ये होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि एक इंसान, मतलब एक कंपनी सामने वाले कंपनी पे एटलीस्ट 20% टोटल वोटिंग पावर होल्ड करता है। जब एक कंपनी सामने वाले कंपनी में कितना होल्ड करता है बोलो? एटलीस्ट 20%। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ व्हाट? टोटल वोटिंग पावर, बट डज नॉट एक्सीड 50%, क्योंकि 50% एक्सीड करेगा तो क्या बचेगा? सब्सिट्यूट। बट डज नॉट एक्सीड या फिर टेक्स, बोलो क्या? बिजनेस डिसीजन अंडर एन अग्रीमेंट, या फिर वो एक बिजनेस डिसीजन लेता है एक अग्रीमेंट के अंदर, तो उसको हम लोग एसोसिएट कंपनी का दर्जा देते हैं। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, ठीक है। फुल पैक्ड है क्योंकि टाइम लग ही जाएगा। हम लोग कल करते हैं इसको। कल क्लास है क्या?